बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कैबिनेट मीटिंग का, जिसमें आज काफ़ी फ़ैसले हुए हैं। उसमें दो अहम फैसलों के हवाले से हम जिक्र करेंगे। एक तो 37 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और इसके साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात आर्डीनेंस की जो है वो मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने भी अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की है, उसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ एक अहम पेशरफ्त आज जो हुई है वो ये हुई है कि वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी थे वक़ार मसूद साहब, जिन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उनके इस्तीफ़े की क्या वजूहात हैं ये भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और मुस्लिम लीग नून को सिंध में भी बड़ा धचका लगा है और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी वहाँ से अपनी पार्टी को छोड़ दिया है, तो उसकी क्या वजूहात हैं ये भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और फिर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तर्जमान तालिबान अफ़गानिस्तान की जानिब से, ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से, जिसमें उनकी हुकूमत साजी और आइंदा के लाए अमल के हवाले से जिक्र किया गया है, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। छात्रीन साहब, सबसे पहले तो ये जो आज कैबिनेट मीटिंग हुई है, आपके इल्म में मैंने गुज़िश्ता रोज़ ये डिस्कस किया कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था उसमें यह फ़ैसला किया गया था कि आवाम को एतमाद में लिया जाएगा और हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी और अपनी 3 साल परफॉर्मेंस बताई जाएगी। आवाम का ताल्लुक तो ज़ाहिर महंगाई से और अद्वियात जो है वो बड़ा बुनियादी मामला है। 37 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी आज दे दी गई है। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, IMF या IMF से मुतल्लिका इदारे वो हमारी रेटिंग कहाँ कर रहे हैं और हमारी मुआशी पॉलिसियों को किस तरह देख रहे हैं। अवाम का मसला ये है कि क्या उनके घर खाने के लिए है, क्या उनको इतनी आमदन आ रही है कि वो अगर बीमार हों तो दवाइयाँ ले सकें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि 37 दवाइयाँ पहले बहुत महंगी हैं। देखें, आप किसी आदमी से पूछ लें, जो आदमी उन चोरों और डाकुओं के ज़माने में, जिनको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी वो चोर थे, वो डाकू थे, 500 रुपये की दवाइयाँ लेता था, अब वो 5000 रुपये की ले रहा है। इस कदर इजाफा हो गया, अब दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। और आज ये ख़बर सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि 37 दवाइयाँ जो हैं, और इनमें मैंने इस प्रोग्राम में आने से पहले लोगों से बातचीत की जो मेडिसिन से ताल्लुक़ रखते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग हैं। उन्होंने कहा जी ये 37 दवाइयों में अक्सरियत उन दवाइयों की है जो जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं, जो हर सूरत में आपने ख़रीदनी है, चाहे आपके घर पैसे हैं नहीं हैं, घर बेच दें, घर का सामान बेच दें, कुछ और आपके पास जेवरात पड़े हैं तो वो बेच दें, अपनी ज़िंदगी बचानी है। तो मैं समझता हूँ कि ये दवाइयों की कीमतों में जो बेपनाह इजाफा हुआ है, इस हुकूमत की क्या कारकर्दगी रहेगी। और वो गरीब आदमी जो है वो बहुत परेशान है, महंगाई से पहले ही परेशान था, पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई हुई। आप यकीन माने कि आप लोगों के मैसेज जो मुझे आते हैं, किसी दिन आप मुझे अगर इजाज़त दें प्रोग्राम में वो मैं पढ़ के सुनाऊँ। डेरा गाजी खान, राजनपुर और पूरे सराइकी वसेब से, अंदरून सिंध से जो हैं जो लोग हमारे प्रोग्राम देखते हैं, बलूचिस्तान में जो प्रोग्राम देखते हैं, वो हमें कहते हैं जी महंगाई की ये सूरत हाल हो गई, यहाँ ये सूरत हाल हो गई है, अदवायात पहले ही नहीं मिल रही। आप यकीन माने कि आप सरकारी हॉस्पिटल्स में चले जाएं, हमने पोली क्लिनिक पे बहुत लंबे प्रोग्राम किए और पोली क्लिनिक की तबाहकुन करप्शन के पे भी हमने बात की कि वहाँ कितनी करप्शन हो रही है, कितनी लूट मार हो रही है, और उसके बावजूद वो 3.25 अरब के करीब उनको मिलता है, पोली क्लिनिक वालों को फंड मिलता है, बजट 3.25 अरब, और वहाँ जो वो अदवायात ख़रीदते हैं उसमें बहुत बड़ी करप्शन होती है। गरीब आदमी को तो आपने और दबा दिया है। गरीब आदमी जो है वो कहाँ जाएगा, आप मुझे बताएं कि आपने 37 मेडिसिन बढ़ा दी हैं। गरीब आदमी देखें, जो अमीर आदमी है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास दौलत है, वो तो लंदन चले जाते हैं, वो तो लंदन में इलाज कराते हैं, उनके तो बच्चे भी लंदन में पैदा होते हैं और उनकी सारी फैमिली लंदन में इलाज। वो तो पाकिस्तान का पानी नहीं पीते यार, आप यकीन माने कि वो लोग पानी भी फ्रांस का पीते हैं। ये गरीब आदमी जो है, जिसने यहीं जीना है, यहीं मरना है, यहीं जो है, ये तो हुक्मरानी करने के लिए आते हैं और हुक्मरानी करके चले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डी चौक पे खड़े होकर भाषण दे रहे थे 136 दिन के ये महंगाई है, जब ऊपर चोर बैठा होता है नीचे महंगाई होती है, टैक्स में इजाफा होता है, माफियाज का जिक्र करते रहे बार-बार। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो करप्ट नहीं है ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो करप्ट नहीं है, फिर महंगाई क्यों हो रही है, फिर इतनी गुर्बत क्यों बढ़ रही है, फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। ये मैं समझता हूँ दवाइयों में इजाफा ये अफसोसनाक सूरत हाल है, ये नहीं होना चाहिए। दवाइयों की कीमतें पहले बहुत बढ़ी हुई हैं, हम अपने हर प्रोग्राम में ये बात कहते हैं कि दवाइयों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। आप यकीन माने कि हमारे सराइकी वसेब में लोगों के पास अदवायात खरीदने की अब हिम्मत ही नहीं रही, कुव्वत खरीद उनकी ख़त्म हो गई है।
सही। अच्छा, इस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं। एक और पेश रफ्त भी इसी से, महंगाई से रिलेटेड जो है वो सामने आई है। वकार मसूद साहब ने जो रिज़ाइन दिया उसकी कुछ खास वजूहत बताई जा रही हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया और क्या वाक़या हुआ और क्या गुफ्तगू हुई, ज़रा डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर कामरान चौधरी। बहुत शुक्रिया कामरान वक्त देने का। आपसे हम जानना चाहेंगे ये रिज़ाइन क्यों सामने आया? जी देखें एतजाज, आज ही ये खबर सामने आई कि डॉक्टर वकार मसूद जो हैं उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। गुज़श्ता कई रोज से ये चहम गोइयाँ जो हैं वो वजारत खजाना में चल रही थी। हम रोजाना की बुनियाद पर वजारत खजाना में जब जाते हैं तो वहाँ पे बेशतर लोग जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे थे। डॉक्टर वकार मसूद जो है वो मीडिया के लोगों से खास करके बड़ा अच्छा जो है वो ताल्लुक भी रखते हैं और सवालात के जवाब भी देते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल पर इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं। तो बेसिकली जो उनके इख्तलाफात थे वो वज़ीर खजाना शौकत तरीन से थे, और शौकत तरीन जो वज़ीर खजाना हाल ही में मुकर्रर किए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से, उनकी तरफ से भी कुछ शिकवे और शिकायत जो थी वो मावने खुसूसी बराए रेवन्यू की जानिब से की तरफ थी, क्योंकि डॉक्टर वकार मसूद जो है वो डायरेक्टली मावने खुसूसी बराए रेवन्यू थे। FPR के मामलात पर ज्यादा नजर रखे हुए थे। तो FPR के मामलात पर जो इख्तलाफात थे वो कुछ तजावीज़ उन्होंने दी थी। IMF जो आलमी मालियाती इदारा है उसकी जानिब से कर्ज प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के लिए वो तातुल का शिकार है। पाकिस्तान को अभी तक जो है वो चौथी किस्त जो है वो पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुई। 6 माह तक जो है वो मजीद उसमें उसको आगे लेकर गया है IMF, क्योंकि पाकिस्तान जो IMF की शराइत है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। अब्दुल हफीज शेख के बाद जब वज़ीर खजाना शौकत तरीन को तैनात किया गया तो वज़ीर खजाना ने बिजली की कीमतों में इजाफे पर जो है वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। तो हमारे ज़राए के मुताबिक डॉक्टर वकार मसूद जो थे वो IMF की जो पॉलिसियां हैं पाकिस्तान के हवाले से उनके हामी थे, और वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो गर्दिशी कर्जे जो कि पावर डिवीजन तवानाई के सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं उनमें कमी के लिए जो है बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, रेवेन्यू में इजाफे के लिए जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएं। इसी तरह से हाल ही में जो कामयाब जवान प्रोग्राम है जिस पर वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने जो है वो अच्छी खासी जो है वो तवज्जो भी दी है, और इसको साथ लेकर जो मावने खुसूसी बराए नौजवान हैं उस्मान डार उनको साथ लेकर चल रहे हैं। तो उस पर जो FPR की जानिब से डाटा मांगा गया था नादरा से, उस पर फिर इख्तलाफात जो है वो और शिद्दत इख्तियार कर गए, क्योंकि FPR जो है वो डायरेक्टली नादरा से डाटा की रसाई चाह रहा था, जिस पर मावने खुसूसी बराए रेवन्यू जो डॉक्टर वकार मसूद थे उनकी जो है वो इस पर वो FPR के हामी थे, और वो ये चाह रहे थे कि नादरा जो है वो डाटा की रसाई जो है वो फराहम करे। शौकत तरीन जो है वो ब्यूरोक्रेसी के मामलात में जो है वो बड़ी उनका सख्त मौक़िफ़ होता है। ब्यूरोक्रेसी के जो मामलात हैं उन पर वो कड़ी नजर भी रखते हैं। तो वो ये चाह रहे थे कि FPR जो है वो डायरेक्ट जो है वो लोगों को हिरासा करने की बजाय अगर ये मामलात जो हैं वो ऊपर वाले लेवल पर वजारत खजाना की सतह पर या जो दीगर अदारे हैं उनकी सतह पर देखा जाए तो बेहतर होगा, ना कि आम आदमी को जो है वो तंग किया जाए। इस पर फिर कुछ तजावीज़ जो है वो वकार मसूद की जानिब से वजारत खजाना को दी गई कि इन तजावीज़ पर अगर अमल दरामद कर लिया जाए, तो वो तजावीज़ जो थी वो भी आलमी मालियाती इदारों से मुतल्लिका वो तजावीज़ थी जो आलमी मालियाती इदारे पहले से पाकिस्तान को दे चुके हैं। जो वज़ीर खजाना की जानिब से जिन तजावीज़ पर अमल दरामद जो है वो उसको बिल्कुल भी यकीनी नहीं बनाया गया, जिसके बाद वकार मसूद ने जो शिकवे और शिकायत हैं उनका अंबार वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखा। तो वज़ीर आज़म ने जो है वो उनको इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि आपके मामलात जो हैं वो जल्द हल कर लिए जाएंगे और आपके मामलात को देखा जाएगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने भी इसी तरह के मामलात जो है वज़ीर आज़म के सामने रखे कि मावने खुसूसी रेवन्यू जो है वो FPR के मामलात में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज्यादा मुदाखलत हो रही है। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र कर रहे थे वकार मसूद साहब के इस्तीफ़े का और उसकी डिटेल्स अभी हमारे रिपोर्टर ने भी शेयर की हैं। सयाद तरीन साहब, ये जो डिटेल्स आई हैं जिसमें बुनियादी तौर पर जो इख्तलाफ था वो शौकत तरीन साहब जो वज़ीर ख़जाना है और वकार मसूद साहब के दरमियान था, और वो IMF के उस प्लान पर था कि ज़ाहिर है वो रेवन्यू को देख रहे थे और वो कहते हमारा रेवन्यू नहीं आ रहा और बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएँ, सर्कुलर डेट जो बढ़ रहा है उसको ओवरकम किया जाए। इस नौयत के मसाइल थे जिसकी बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया गया है। शौकत तरीन साहब इस पर डट गए कि अभी कीमतें ना बढ़ाई जाएँ। क्या ख्याल है आपका? मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताता चलूँ। वकार मसूद साहब को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौर में इनको रखा था, और उसके बाद ये बहुत समझदार और बहुत ही दानिशवर आदमी हैं। ये IMF के साथ और आलमी मालियाती इदारों के साथ मामलात इनकी दोस्तियाँ हो गई और ये फिर उनके साथ वो चले गए। आज जब इनकी रिज़ाइन की मैंने ख़बर सुनी तो उसके बाद मैंने वजारत
ख़जाना के कुछ लोगों से, शौकत तरीन नहीं, उनके अलावा जो कुछ लोग हैं उनसे मैंने रब्ता किया और पूछा। उन्होंने कहा कि ये बात जो हमारे रिपोर्टर्स ने बताई कि IMF की जो पॉलिसियाँ हैं जो सितंबर के बाद हमने नाफिज करनी हैं, वो अभी से ये कह रहे थे लगाएं। आप ये देखें, इस हुकूमत ने पहले ही दवाइयाँ बढ़ा दी, जिसका हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे। महंगाई पहले कितनी ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन के बाद बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें पहले बढ़ी हुई हैं। अगर और बढ़ा दी जाएँ तो आप बताएं गरीब आदमी कहाँ जाएगा। इस मुल्क में हज़ारों की तादाद में करोड़पति अरबपति लोग, ठीक है जी, सही। और उसके बाद इस मुल्क में जो बहुत बड़ी आबादी है वो गरीब है, जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए पूरी करने के लिए बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, मेरी डॉक्टर कैसर बंगाली से पिछले दिनों बात हो रही थी और बहुत सारे लोगों से बात हुई। उन्होंने बताया कि आने इस साल के बाद जो अगला साल शुरू होगा उसमें आप फिर देखिएगा कि मुआशी सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होगी, ठीक है। उनके पास अपनी दलीलें हैं। हुकूमती जो मुशीर हैं, तर्जमान हैं, वो कहते हैं नहीं अब मईशत बेहतर हो गई है। यार कौन सी मईशत बेहतर हुई है नकी साहब, आप मुझे बताएं। 37 मेडिसिन आपने बढ़ा दी हैं। अभी IMF की वजह से ये वकार मसूद साहब की अगर आप तजावीज़ मान लें आज, तो जनाब बिजली भी महंगी हो जाएगी, पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, पेट्रोल तो हो रहा है ना महंगा, और तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। देखें, जब पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, तो फिर नीचे सारी चीज़ें जो उससे मुतल्लिक़ होती हैं, जो कारखाने बिजली से चलते हैं, जो पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं, उसके नीचे सारी चीज़ें हर चीज़ महंगी हो जाती है। और कुछ लोग आज खुद महंगाई कर लेते हैं। बदकिस्मती ये है कि इस हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। शौकत तरीन साहब क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वो जानते हैं कि अवाम को क्या मुश्किलात हैं, उनका राब्ता है, वो देखते हैं चीज़ें किस तरह हो रही हैं, वो समझते हैं चीज़ों को। यही वजह है कि वो IMF की पॉलिसियों पर अभी अमल नहीं करना चाहते। जब IMF के हम प्रोग्राम में जाएंगे, पैसे मिलेंगे, सितंबर के बाद फिर देखा जाएगा क्या करना है। वो अभी से ये कह रहे थे कि उन पॉलिसियों पर अमल दरामद किया जाए और चीज़ें बढ़ाई जाएँ। देखें, चीज़ें जब बढ़ती हैं, कोई भी चीज़ बढ़ती है ना, तो उसका जो असर है वो आम आदमी पे पड़ता है। ये जो करोड़पति लोग हैं, ये जो अरबपति लोग हैं, इन पर नहीं पड़ता। ये तो जहाज़ पकड़ते हैं और लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, वहाँ जाके इलाज कराते हैं। और आप देखें भावन नगर के हॉस्पिटल्स को देखें, यहाँ पोली क्लिनिक को देखें, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही। बिल्कुल सही। गरीब आदमी के लिए आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि वकार मसूद साहब को अगर आपने रखना है तो फिर आपको IMF की पॉलिसियाँ जो हैं वो माननी पड़ेगी, उनकी तजावीज़ माननी पड़ेगी जो वो कहते हैं। अगर इनको आप चलता कर दें तो हो सकता है कि अवाम पर जो मुश्किलात 2 महीने बाद आनी है वो शायद ना आएँ या कोई और टाइम निकल अब जाए। यही सवाल है ना, सवाल ये है कि ज़ाहिर है शौकत तरीन साहब भी IMF के जो हम पर दबाव है, जो तजावीज़ हैं या जिस पर हमने साइन कर दिया, अब अमल दरामद करना है, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो यकीनी तौर पर जो अगली किस्त है जिसका अभी जिक्र कर रहे थे और जो वकार मसूद साहब का जो बड़ा मसला था वो डिले हुई है, तो यकीनी तौर पर ये तो अल्टीमेटली आपको करना ही है। यानी 2 महीने का या 3 महीने का बस आप रिलीफ देना चाह रहे हैं, यही एक वजह हो सकती है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, इसमें कोई शक नहीं कि जब हम IMF से पैसे लेंगे तो उनकी पॉलिसियों पर अमल करेंगे, लेकिन अगर कुछ टाइम अगर आवाम को रिलीफ मिल सकता है तो वो तो देना चाहिए ना। हमारे मुल्क में तो आप पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आज अगर शाम को बढ़नी है तो 6 बजे के बाद पेट्रोल ही नहीं होता। वो कहते हैं जी पेट्रोल ही नहीं है, कीमतें अगर बढ़नी हो तो। वो जब 12 बजे पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो दे दी जाती हैं। तो अगर अभी से आप बिजली की कीमतें भी बढ़ा दें और बाकी चीज़ें भी बढ़ा दें तो आप यकीन मानें कि 2 महीने के बाद जब पैसे मिलेंगे फिर और भी चीज़ें हम बढ़ाएंगे तो उस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आम आदमी का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये इनका इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए और इनको खुदाफिज कर देना चाहिए। बहुत इन्होंने वजारत ख़जाना में हुक्मरानी कर ली है वकार मसूद साहब ने। अगर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए इनका इस्तीफ़ा कबूल करें और इनके गले में हाथ डाल के इनको घर छोड़ के आना चाहिए, ताकि ये IMF को जो प्रेशर है इससे तो हम निकलें। नहीं, IMF का प्रेशर तो बरकरार है ना, क्या वो वकार मसूद साहब की वजह से? मैं समझता हूँ सवाल तो ये है ना, मैं ये अर्ज़ करूँ कि वकार मसूद साहब की जैसे नहीं है, लेकिन IMF को जवाब देने के लिए कोई आदमी तो होना चाहिए ना कि जो ये कहे। अब शौकत तरीन साहब भी तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं बढ़ा रहे, इख्तलाफ यही है ना कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं, वो कहते हैं हम नहीं बढ़ा रहे। भाई आप ये बात तो करें ना, जब आप ये कहेंगे कि नहीं जी आपको बढ़ानी होगी, हमने पैसे लेने हैं, इसका मतलब है आप तो उनकी तर्जमानी कर रहे हैं ना। इस गरीब आवाम की जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो गुर्बत के मारे हुए लोग हैं, उनकी तर्जमानी कौन करेगा? तो मैं
समझता हूँ शौकत तरीन साहब जो हैं वो ठीक जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उनकी कारकर्दगी से खुश हैं, उनको तो मतलब वज़ीर ख़जाना वो हैं। तो वक़ार मसूद साहब को अगर इजाज़त ले ली जाए, बहुत हुकूमतें देखी हैं इन्होंने, बहुत सारी हुकूमतें देखी हैं, हर हुकूमत में मतलब ये फिट रहते हैं। अब इनको घर जाना चाहिए और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनको लेके आना चाहिए। तो आप समझते हैं शौकत तरीन साहब की ये पॉलिसी अगर IMF की किस्त डिले होती है तो अल्टीमेटली उसके असरात भी तो महंगाई की शक्ल में सामने आएंगे ना? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इसमें कोई शक नहीं। जो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम चला सकते हैं उस वक्त उसको चलाया लोगों को जाए ना, जब तक रिलीफ दे सकते हैं, लोगों को रिलीफ दे सकते हैं हम दें। जब नहीं होगा, बिल्कुल देखेंगे कि सूरत यार नहीं है, अब कंट्रोल नहीं हम कर सकते, फिर ठीक है, फिर जो होना है वो तो हो रहा है हमारे साथ ना। अच्छा। लेकिन जब तक वो थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, वक़ार मसूद साहब तो वो भी नहीं देना चाहते ना। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ये बताएं, चलें ये तो हमने थोड़ा इकोनॉमी की बात कर ली, टेक्निकल चीज़ें वक्त के साथ साथ देखी जाएंगी। सियासी तौर पर ये सिंध में क्या हो रहा है? सिंध में मुस्लिम लीग नून की बड़ी तर्जुमानी करने वाली शख्सियत थे मिफ्ता इस्माइल साहब, और बड़े बढ़ चढ़ कर वो बात करते थे उसके हक में, और PTI पर भी बड़ी तनकीद करते थे, पीपल्स पार्टी पर भी। ये क्या हुआ कि उन्होंने एक तो अपनी पार्टी से वह रिज़ाइन किया, ज़ाहिर है सिंध में बहरहाल एक शख्सियत है, एक बड़ा पिलर थे उनके, और दूसरा उन्होंने साथ जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि जनाब बदमाश टोले के साथ रहकर मैं चूँकि ये सियासत कर रहा हूँ तो ये नहीं हो सकती यहाँ पे, और इस नौयत की ये क्या हालात तब्दील हो रहे हैं सिंध में? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों पे लिखा होता है कि कमज़ोर दिल हजरात इसे ना देखें। सही। अब मुस्लिम लीग में बहुत सारे जो कमज़ोर दिल हजरात हैं वो आपको इसी किस्म के मुख्तलिफ बहाने करके जाते हुए नज़र आएंगे, भी पंजाब में भी होने वाले हैं। मेरे पास ये इत्तलात मौजूद हैं कि पंजाब से कौन कौन आदमी कहाँ कौन कौन किसी पार्टी में जाना चाहता है। अभी मैं ऑन एयर उनके नाम नहीं लेना चाहता, दोस्त हैं फिर गिला करेंगे कि जी आपने पहले ये कह दिया। बात ये है कि एक बाकायदा होमवर्क हुआ, उस होमवर्क के बाद लोगों को तलाश किया गया, तलाश करके उन लोगों से बातचीत की गई और उनको सारा नफ़ा और नुकसान के बारे में समझाया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो नवाज शरीफ के साथ खड़ा होना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रेशर दबाव नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो फिर इसी तरह कहते हैं कि जी बदमाशों का टोला नहीं। अभी आप कुछ दिनों बाद देखिएगा ये कहेंगे जी अभी तो उन्होंने पार्टी के ओहदे से रिज़ाइन किया है ना, अब कुछ दिनों बाद आप देखेंगे वो कहेंगे जी मैं अब पार्टी में नहीं रह सकता, मैं इस तरह नहीं कर सकता। और वो जिस पार्टी में जाने के लिए उनका प्लान है, वो पस पर्दा जो बातचीत हो रही है, हो गई है तकरीबन, मैं अभी उस पार्टी का जिक्र भी नहीं करना चाहता। नहीं, ये देखिए कमज़ोर दिल तो हमेशा ताकतवर या हुकूमती जमात के साथ जाते हैं। हुकूमती सतह पर वहाँ पीपल्स पार्टी है, यहाँ PTI है, पीछे पर्दा क्या रह गया? इन दो में से सामने देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन मैं अभी किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जहाँ वो जाने का प्लान कर रहे हैं, जिन लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी हमारे दोस्त हैं। तो अभी उन्होंने हमें बताए हुए और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं उनके पास, तो अभी हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। अगले आप देखिएगा चंद हफ्तों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं और बहुत सारे अहम लोग वो जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, वो भी मियां नवाज शरीफ की जो पार्टी छोड़ के इधर उधर चले जाएंगे। चले ठीक है, ये सियासी तौर पर सूरत हाल है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करेंगे नाजरीन, जहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बात करेंगे आज तर्जमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और सहाफ़ियों के सवालात के भी जवाब दिए हैं। हुकूमत साजी के हवाले से उन्होंने जिक्र किया है, बहुत से अहम पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं। मेरा सवाल ये है सियाद तरीन साहब, आज उन्होंने जो गुफ्तगू की, एक तो वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो अमेरिका के फ़ौजी इनखला की डेट है उसमें अगर तोसी की गई तो ज़ाहिर है फिर हालात के ज़िम्मेदार ख़ुद अमेरिका होगा, उसमें तोसी की इजाज़त नहीं है। बल्कि गुज़िश्ता रोज़ भी उनके एक तर्जमान ने गुफ्तगू करते हुए ये बात की थी कि ये डेड लाइन नहीं है बल्कि रेड लाइन है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि तालिबान को हमारे कई दोस्तों ने, हमारे कई जादी दानश्वरों ने बहुत उनकी तारीफ़ें और उनको सर पे भी उठाया हुआ है। 2 साल से तालिबान अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड पर है ना, जो रिकॉर्ड पर है वो तो 2 साल से ये बात कर रहे हैं, दोहा मुज़ाकरात, कतर मुज़ाकरात उधर। क्या इनके पास हुकूमती ढांचा और हुकूमत बनाने के लिए कोई होमवर्क नहीं था? काबल को फतह किए हुए, काबल पहुँचे हुए 10-15 दिन हो गए इनको, अभी तक इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया कि कैसी हुकूमत होगी, कौन सा आइन होगा, पार्लियामेंट कैसी होगी।
भाई बात ये है, कोई आप बताएंगे उसका क्या क्या शक्ल होगी? अभी तो कब्जे हासिल कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं। बात अभी तो वो कह रहे हैं पंजशेर का मामला भी मुज़ाकरात से हल कर लेंगे, मेरी बात ये भी इनखला मुकम्मल हो जाए। मेरी बात सुने नकी साहब, वो पंजशेर का मामला भी कोई हुकूमत होगी, कोई हुकूमती ढांचा होगा तो बात करेंगे ना। बात ये है ये कि ये क्या मतलब इनके पास कौन सी सलाहियत है? आप मुझे बताएं, तालिबान का आप मुझे बताएं कि ये सलाहियत है इनके पास कि ये इतने दिन हो गए और हुकूमत नहीं बना सके, इनमें मशावरत नहीं कंप्लीट हुई, इनका कोई इनके पास होमवर्क नहीं था। आप मुझे बताएं, 2 साल से आप बात कर रहे हैं, आपको पता है अमेरिका जा रहा है यहाँ से, जब अमेरिकन जाएंगे और वो अचानक गए, हमने यहाँ प्रोग्राम किया ना, बलग्राम एयरबेस छोड़ के चले गए, वो पता ही नहीं था, मतलब वहाँ की डॉक्टर अशरफ गनी की गवर्नमेंट और उनकी इंतजामिया को पता ही नहीं था। आप इतने दिन हो गए, आप हुकूमत का ढांचा नहीं आवाम को दे सके, आप ये नहीं बता सके कि कौन सा आइन होगा, आप ये नहीं बता सके कि आप चीज़ें कैसे कंट्रोल करेंगे, आप ये नहीं बता सके कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, आप किन लोगों से ताल्लुकात कौन सी है, क्या बंदूक के जोर पर आप लोगों को फतह करते जा रहे हैं? तो आपके पास कोई पॉलिटिकल विजन ही नहीं है, इससे तो ये लगता है। वो कह रहे हैं कि हमें खुद यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी फतवात का सिलसिला आगे बढ़ेगा। देखें अभी यकीन कर रहे हैं, अभी तो टाइम देना। मेरी बात सुने, बात ये है यकीन नहीं था, लेकिन आप 2 साल से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं और 2 साल से आपको पता था कि अमेरिकन फोर्सेस ने चला जाना है, आपके पास एक मुतबादल हुकूमती ढांचा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं, वो तो जनाब फौरन हमने जाना है, फौरन हमने जाना है, जैसे ही काबुल में इन्होंने अनाउंस कर देना है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, ये तरीका कार होगा गवर्नमेंट का, ये मुल्क में आइन होगा। आप एक अबूरी आइन देते थे, उसके बाद आप जिरगा करते, जो मर्जी करते, उसको आप फिर कहते कि ये अबूरी आइन है, इसके तहत मुल्क चलेगा, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी, और आगे चलकर फिर जो जिरगा फैसला करेगा या जो पार्लियामेंट उनकी फैसला करेगी, वो फिर एक तब्दीलियां करके आगे। अच्छा, अब आप पार्लियामेंट की बात इनके पास ना आइन है, ठीक है, ना इनको पता है आइन कौन सा होगा, ना इनको ये पता है कि इनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी, ना इनके पास कोई हुकूमती होमवर्क है, ना इनको पता है कि हुकूमत, देखें मेरी बात सुनिए, हुकूमत बंदूक से नहीं होती कि आप सड़क पे खड़े हो जाएं, बंदूक है कि कोई आया कि जी आप दाढ़ी रख लें, आप तालिबान का गेटअप बनाएं, आप इस तरह बनाएं, ऐसे नहीं होता। आपने सोचना है आप लोगों को, आप मुल्क को आगे कैसे लेके जा रहे हैं, आप मुल्क को तरक्की कैसे करा रहे हैं। चले आज जो गुफ्तगू कर रहे हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब हम एक तो मगरबी तर्ज की जमहूरियत नहीं लाएंगे। अब क्या ऑप्शंस हैं? देखें इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, इसके अलावा हमारे पास एक चाइना का मॉडल है, ईरान का एक मॉडल है। तो क्या फिर आप देख रहे हैं जब मगरबी जमहूरियत नहीं होगी तो कौन से मॉडल्स होंगे? क्योंकि उनमें भी हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई जमहूरी सूरत हाल मौजूद है, अंदाज मुख्तलिफ है। मैं आपको अर्ज करूँ कि मुसलमानों का जो ममालिक हैं उनमें सिवाय ईरान के बाकी मुझे कहीं जमहूरियत नज़र नहीं आती, पाकिस्तान और ईरान के। अब वहाँ इलेक्शन होते हैं ईरान में, जो लोग मुंतखब होते हैं उनके जो आइन के मुताबिक है वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जमहूरियत है, जमहूरियत में जो पार्टी वो इलेक्ट होती है वो इक़्तिदार में आ जाती है, ठीक है। बहुत सारे इनके अलावा बहुत सारे मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जहाँ जमहूरियत शमूरियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब ये बताएं लोगों को कि क्या ये सऊदी अरब वाली आमरीत और डिक्टेटर रखना चाहते हैं, वो निज़ाम लाना चाहते हैं? कौन सा निज़ाम लाना चाहते हैं ये अवाम को बताएं ना। आप मगरबी जमहूरियत ना लाएं, ओके, आप बताएं कि हम इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, और इस्लामी निज़ाम आप कौन सा लाना चाहते हैं, किस किस्म का आप लोगों से रवैया रखेंगे कि जब पहले आपने जो हुकूमत आपके पास थी आप उस किस्म का वो कह रहे हैं वैसा तो हम नहीं करेंगे। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते, दिला रहे हैं ना अपनी आवाम को, अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो फिर आप आगे क्या करना चाहते हैं? कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक होमवर्क तो बताएं ना अपना कि आपने क्या होमवर्क किया हुआ है। मतलब ये रोज़ बैठ के आप लंबी लंबी तकरीरें और ये कर रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं, क्या आप दुनिया को फतह करने की मशावरत कर रहे हैं? कौन सी मशावरत कर रहे हैं? आपके पास कोई होमवर्क नहीं है। 2 साल से आप बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ और आपको पता था अमेरिका ने चले जाना है। आपके पास विजन नहीं है कि आपने लोगों को, आपके पास तो फ़ौरन ये होना चाहिए था कि जनाब ये विजन है और इसके तहत हमने मुल्क चलाना है, ये फौरी तौर पर आर्जी ढांचा है। उसके बाद जो भी जिरगा सिस्टम लाएं, जो भी लाएं, निज़ाम लाएं, कोई शूरा का निज़ाम लाएं, कोई और खिलाफतों का निज़ाम ले आए, तो उसमें आप करें, उस पे आप करें। और ये आप लोगों को ये बताएं, लोगों को आप घुमन घेरिए में ला रहे हैं। अफगानिस्तान में एयरपोर्ट पे लोग जो हैं वो आपसे भाग भाग के जा रहे हैं और जो लोग मर रहे हैं। एयरपोर्ट का मसला, इसके अलावा हम पूरे अफगानिस्तान में हम कायम हो गए। मैं आपको अर्ज करूं कि काबुल एयरपोर्ट पे मसला तो इन्होंने हल करना है। कोई हुकूमत होगी तो मसला हल होगा ना। वहाँ हुकूमत तो हो गया ना, तालिबान की हुकूमत का अंदाज क्या होगा ये अभी तय होना बाकी है।
कब्जा तो इनका हो गया। देखें मेरी बात सुने, बात यह है जो हुकूमत होती है वो लोगों को यकीन दिलाती है कि आपके हकूक़ के हम जिम्मेदार हैं, आप कोई घबराएं नहीं, आप कोई परेशानी ना करें, आपके जो मसले मसाइल हैं वो हल करेंगे। वो अभी तक हुकूमत ही नहीं बना सके, अभी तक पता ही नहीं उनकी हुकूमत का सरबराह कौन होगा, कोई कैबिनेट नहीं बना सके। कोई बुरी कैबिनेट ही आप बनाते तो मैं ये समझता हूँ, मेरे ख्याल में उनके पास कोई होमवर्क नहीं है, उनको होमवर्क करना चाहिए। अगर वो उनके पास होमवर्क नहीं है तो वो उन लोगों से पूछें जो उनके हमदर्द हैं, जो उनके लिए बहुत दर्द दिल रखते हैं, वो उनसे होमवर्क लें। पहले एक अफगान अवाम को एक गवर्नमेंट तो देना, एक ढांचा तो दें कि जनाब ये ढांचा है, यहाँ से गवर्नमेंट कंट्रोल होगी, यहाँ से मुल्क कंट्रोल होगा। फिर आप जो है वो उसके बाद क्या जो आपके इलाके में जाके है उसको भी हल करें और एयरपोर्ट का मसला भी हल करें। बिल्कुल, ये बड़ा अहम मामला है कि हुकूमत साजी का मरला जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर से को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।